आज की कहानी एक रोमांटिक स्टोरी है जिसमें दिव्या नाम की लड़की की शादी उससे बदसूरत लड़के उमेश से कर दी जाती है, जिससे दिव्या अपने घर वालों को कोसती ही रहती है। लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि उसका पति उससे सच्चा प्यार करता है और फिर दिव्या को अपनी की हुई गलती का एहसास होता है। मेरा नाम है नितिन और इस कहानी का नाम है सच्ची परख। तो आइए चलिए कहानी सुनते हैं। दिव्या बिस्तर पर लेटी खिड़की से बाहर देख रही थी। शांत, स्वच्छ, निर्मल आकाश को देखना कितना सुखद लगता है। घर के बगीचे के विस्तार में फैली हरियाली और हवा के झोंकों से मचलते फूल वगैरह तो पहले भी यहाँ थे, लेकिन तब उसकी नज़रों को ये नज़ारे चुभते थे। परंतु आज दिव्या ने एक ठंडी सांस ली। परिस्थितियाँ इंसान में किस हद तक बदलाव ला देती हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज तक वह यूं ही घुटती रहती। बेकार ही उसने अपने जीवन के 2 वर्ष मृग मरीचिका में भटकते हुए गंवा दिए। निरर्थक बातों को अपने पीछे चलती रही। काश उसे पहले एहसास हो जाता तो। लीजिए मैडम, आपका जूस। उमेश की आवाज़ ने उसे सोच के दायरे से बाहर ला पटका। क्यों बेकार आप इतनी मेहनत करते हैं, जूस की क्या ज़रूरत थी? दिव्या ने संकोच से कहा। देखिए जनाब, आपकी सेहत के लिए यह बहुत ज़रूरी है। आप तो बस आराम से आदेश देते रहिए, यह बंदा आपको तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाता रहेगा। फिर कौन सी बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तो सब कुछ डब्बा बंद तैयार मिलता है। विदेश का कम से कम यह लाभ तो है ही है। उमेश ने दिव्या को ग्लास थमाते हुए ये बात बोली। लेकिन आप काम करें, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। दिव्या, थोड़े दिनों की बात है, जहाँ पेट के टाँके कटे वहीं तुम थोड़ा बहुत चलने लगोगी। अभी तो डॉक्टर ने तुम्हें पूरी तरह आराम करने को कहा है। अच्छा देखो, मैं बाज़ार से सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा सो लो। फिर सोचने मत लग जाना, मैं देख रहा हूँ जब से तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है तुम हमेशा सोच में डूबी रहने लगी हो। सब ठीक से हो तो गया है, फिर काहे की चिंता। खैर अब आराम करो। उमेश ने ठीक ही कहा था। जब उसके पेट के ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था तब से वह सोचने लगी थी। असल में तो वह इन 2 वर्षों में उमेश के प्रति किए गए व्यवहार की ग्लानि थी जो उसे निरंतर मथती रहती थी। उमेश के साधारण रंग रूप और प्रभावहीन व्यक्तित्व के कारण दिव्या हमेशा उसे अपमानित करने की कोशिश करती। अपने अथाह रूप और आकर्षण के सामने वह उमेश को हीन समझती। अपने माता पिता को भी माफ़ नहीं कर पाई थी। अक्सर वह माँ को चिट्ठी में लिखती कि उसने उन्हें वर चुनने का अधिकार देकर बहुत भारी भूल की थी। ऐसे कुरूप पति को पाने से तो अच्छा था वह स्वयं किसी को ढूंढ कर विवाह कर लेती। ऐसा लिखते वक्त उसने यह कभी नहीं सोचा था कि भारत में बैठे उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। दिव्या अपनी माँ से तब कितना लड़ी थी जब उसे पता चला था कि उमेश ने कनाडा में ही बसने का निश्चय कर लिया है। उमेश ने वहीं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अच्छी नौकरी मिलने के कारण अब वह इंडिया नहीं आना चाहता था। दिव्या ने स्वयं MBBS पास कर लिया था और इंटर्नशिप कर रही थी। वह चाहती थी कि इंडिया में रहकर अपना क्लिनिक खोले। नए देश में, नए परिवेश में जाने के नाम से ही वह परेशान हो गई थी। बेटी को नाखुश देख माता पिता को लगा कि इससे तो अच्छा है कि सगाई को तोड़ दिया जाए, पर उसने यह कहकर रोक दिया था कि इससे सामाजिक मान मर्यादा का हनन होगा और उसके भाई बहनों के विवाह में अड़चन आ सकती है। उमेश के पत्र व्यवहार व फ़ोन द्वारा उसकी बातचीत होती रहती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि ऐसी हालत में रिश्ता तोड़कर उसका दिल दुखाया जाए। इसी कश्मकश में वह विवाह कर कनाडा आ गई थी। अचानक ट्रिन ट्रिन की आवाज़ से दिव्या का ध्यान भंग हुआ। फ़ोन भारत से आया था। माँ की आवाज़ सुनकर वह पुलकित हो उठी। कैसी हो बेटी, आराम कर रही हो ना? देखो, ज़्यादा चलना फिरना नहीं। उनकी हिदायतें सुनकर वह मुस्कुरा उठी। मैं ठीक हूँ माँ, सारा दिन आराम करती हूँ। घर का सारा काम उमेश ने संभाला हुआ है। उमेश ठीक है ना बेटी? उसकी इज्जत करना, वह अच्छा लड़का है। बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खाती। रंग रूप से क्या होता है? माँ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। माँ, तुम फिक्र मत करो, देर से ही सही लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी फ़ोन कट गया।
दूर बैठी माँ भी शायद जान गई थी कि वह उमेश को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर से एक बार दिव्या के मानस पटल पर बीते दिन घूमने लगे। मॉन्ट्रियल के इस खूबसूरत फ्लैट में जब उसने कदम रखा था तो ढेर सारे फूलों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया गया था। उनके आने की खुशी में उमेश के मित्रों ने पूरे फ्लैट को सजा रखा था। ऐसी आओ भगत की उसे आशा नहीं थी, इसलिए खुशी हुई थी, लेकिन वह उसे दबा गई थी। आखिर किस काम की थी वह खुशी? उमेश एक एक कर अपने साथियों से उससे मिलवाता रहा। उसकी खूबसूरती की प्रशंसा में लोगों ने पुल बांध दिए थे। यार, तुम तो इतनी सुंदर परी को भारत से उड़ा लाए। उमेश के मित्र की बात सुन उसे वह मुहावरा याद आ गया था, हूर के साथ लंगूर। उमेश जब भी उसका हाथ पकड़ता वह झटके से उसे खींच लेती। ऐसा नहीं था कि उमेश उसके व्यवहार से अनभिज्ञ था, लेकिन उसने सोचा था कि अपने प्यार से वह दिव्या का मन जीत लेगा। विवाह के कुछ दिन बाद उसने कहा था, अभी छुट्टियां बाकी हैं, चलो तुम्हें पूरे कनाडा की सैर करा दें। तब दिव्या ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी हर संभव यही कोशिश रहती कि वह उमेश से दूर दूर रहे। अपने सौंदर्य के अभिमान में वह यह भूल गई थी कि वह उसका पति है। उसका प्यार, उसका अपमान और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना दिव्या को तब दिखता ही कहाँ था। उमेश के सहयोगियों ने क्लब में पार्टी रखी थी, पर उसने साथ जाने से इनकार कर दिया था। देखो दिव्या, यह पार्टी उन्होंने हमारे लिए रखी है। पति की इस बात पर आग बबूला हो उठी थी। मुझसे पूछ कर रखी है क्या? मैं पूछती हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलते झिझक नहीं लगती? कहाँ तुम और कहाँ मैं? तब उमेश अवाक रह गया था। दरवाज़ा खुलने से एक बार फिर उसकी तंद्रा भंग हो गई। अरे, इतना सामान लाने की क्या ज़रूरत थी? दिव्या ने उमेश को पैकेटों से लदे देखकर पूछा। अरे जनाब, ज़्यादा कहाँ है, बस कुछ फल हैं, डब्बा बंद खाना। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती इन्हीं से काम चलाना है, उमेश ने हंसते हुए कहा। अच्छा, खाना यहीं लगाऊं या बालकनी में बैठोगी? नहीं नहीं, यहीं ठीक है। और देखो, ज़्यादा पचड़े में मत पड़ना, वैसे भी ज़्यादा भूख नहीं है। क्यों? भूख क्यों नहीं है? तुम्हें ताकत चाहिए और इसके लिए खाना बहुत ज़रूरी है, उमेश ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हुए कहा। दिव्या की आंखें नम हो गईं। ऐसे व्यक्ति से जिसके अंदर प्यार का सागर लबालब भरा हुआ है, वह आज तक घृणा करती आई, सिर्फ इसलिए कि वह कुरूप है। लेकिन बाहरी सौंदर्य के झूठे सच में वह उसके गुणों को नज़रअंदाज करती रही। अंदर से उसका मन कितना निर्मल, कितना स्वच्छ है। वह कितनी मूर्ख थी। तभी तो वैवाहिक जीवन के 2 सुनहरे वर्षों को यूं ही गंवा दिए। उसका हर पल यही प्रयत्न रहता कि किसी तरह उमेश को अपमानित करे, इसलिए उसकी हर बात काटती थी। लेकिन अपनी बीमारी के बाद उसने जाना कि सच्चा प्यार क्या होता है। दिव्या की इतनी बेरुखी के बाद भी उमेश कितनी लगन से उसकी सेवा कर रहा था। अरे भाई, खाना ठंडा हो जाएगा, जब देखो तब सोचती ही रहती हो। आखिर बात क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? या क्या कह रहे हो? दिव्या ने सफाई से आंखें पोंछते हुए कहा। मुझे शर्मिंदा मत करो। अरे हाँ, माँ का फ़ोन आया था, उसने बात पलटते हुए कहा। रसोई व्यवस्थित कर उमेश बोला, मैं थोड़ी देर दफ्तर हो आता हूँ, तब तक तुम भी सो लेना, चाय के समय तक आ जाऊँगा। अरे हाँ, दफ्तर के साथी तुम्हारा हाल चाल पूछने आना चाहते हैं, अगर तुम कहो तो, उमेश ने झिझकते हुए पूछा तो दिव्या ने मुस्कुराकर हामी भर दी। दिव्या जानती थी उमेश ने क्यों पूछा था। वह उसके साथ ना तो कहीं जाती थी, ना ही उसके मित्रों का आना उसे पसंद था, क्योंकि तब उसे उमेश के साथ बैठना पड़ता था, हंसना पड़ता था, और वह यह चाहती नहीं थी। कितनी बार उमेश को जता चुकी थी कि उसकी पसंद नापसंद की उसे कोई परवाह नहीं है, खासकर उन दोस्तों की जो हमेशा उसके सामने उमेश की तारीफ़ों का पुल बांधते रहते। भाभी जी, यह तो बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल इंसान है। अपने काम और व्यवहार के कारण सबका प्यारा है अपना यार।
दिव्या उसकी बदसूरती के सामने जब इन बातों को तौलती तो हमेशा उसे उमेश का पलड़ा हल्का लगता। उमेश जब भी उसे छूता उसे लगता कोई कीड़ा उसके शरीर पर रेंग रहा है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। दरवाजे की घंटी बजी तो वह चौंक उठी। सच ही था, वह ज़्यादा ही सोचने लगी थी। सोचा शायद पोस्टमैन होगा। वह आहिस्ता से उठी और पत्र निकाल लाई। माँ ने खत में सब वही बातें लिखी थीं और उमेश का सम्मान करने की हिदायत दी थी। उसका मन हुआ कि वह अभी माँ को जवाब दे दे, पर पेन और कागज़ दूसरे कमरे में रखे थे और वह थोड़ा चलकर थक गई थी। लेटने ही चली थी कि उमेश आ गया। सुनो, जरा पेन और पैड दोगे? माँ को चिट्ठी लिखनी है। बाद में, अभी लेटो, तुम्हें उठने की ज़रूरत ही क्या थी? उमेश ने बनावटी गुस्से से कहा। दवा भी नहीं ली, ठहरो मैं पानी लेकर आता हूँ। सुनो, दिव्या ने उसकी बाँह पकड़ ली। उमेश ने कुछ हैरानी से देखा। दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने किए की माफ़ी मांगे। व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके व्यवहार से होती है, वही उसके व्यक्तित्व की छाप भी बनती है। उमेश की सच्ची परख तो उसे अब हुई थी। आज तक तो वह अपनी खूबसूरती के दंभ में एक ऐसे राजकुमार की तलाश में कल्पना लोक में विचर रही थी जो किस्से कहानियों में ही होते हैं, पर यथार्थ तो इससे बहुत परे होता है। जहाँ मनुष्य के गुणों को समाज की नज़रें आंकती हैं, उसकी आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। अगर खूबसूरती ही मापदंड होता तो समाज के मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। दिव्या, तुम कुछ कहना चाहती थी? उमेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बस कुछ खास नहीं, वह चौंकते हुए बोली। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। उमेश के स्वर में दर्द था। बस बस, और कुछ ना कहो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, फिर भी तुमने कभी मुझसे कटुता से बात नहीं की। मेरी हर कड़वाहट को सहते रहे और अब भी मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। दिव्या उससे लिपट कर रो पड़ी। कैसी बातें कर रही हो? कौन नहीं जानता कि तुम्हारी खूबसूरती के सामने मैं कितना कुरूप लगता हूँ। खबरदार जो तुमने अपने आप को कुरूप कहा। तुम्हारे जैसा सुंदर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरी आंखों को तुम्हारी सच्ची परख हो गई है। दोनों अपनी दुनिया में खोए थे कि तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई और घंटी भी बजी। उमेश, दरवाज़ा खोलो। बाहर से शोर सुनाई दिया। लगता है मित्र मंडली आ गई है, उमेश ने बोला। दरवाज़ा खुलते ही फूलों की महक से सारा कमरा भर गया। उमेश के मित्र दिव्या को फूलों का एक एक गुच्छा थमाने लगे। भाभी जी, आपके ठीक होने के बाद हम एक शानदार पार्टी लेंगे, क्यों देंगी ना? एक मित्र ने दिव्या से पूछा। ज़रूर, दिव्या ने हंसते हुए कहा। उसे लग रहा था कि इन फूलों की तरह उसका जीवन भी महक से भर गया है। हर तरफ खुशबू बिखर गई है। गुच्छों के बीच से उसने देखा उमेश के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कुराहट छाई हुई है। दिव्या ने जब सारी शर्म हया छोड़ आगे बढ़कर उसका चेहरा चूमा तो हे का शोर मच गया और उमेश ने उसे आलिंगनबद्ध कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी सच्ची परख, जिसमें पत्नी को पति के सच्चे प्यार की परख हो जाती है और फिर उसका जीवन ही बदल जाता है। तो कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना यार। बाकी चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब का बटन दबाओ और ऐसी कहानी सुनने के लिए डेली 7 बजे शाम में रेडी रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।